हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी हॉर्नबिल बुक से एक चैप्टर करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, और इसके ऑथर का नाम है A.R. विलियम्स। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा वो इजिप्शियन कल्चर बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है, और A.R. विलियम्स ने हमको इजिप्शियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा ही रेफरेंस देने की कोशिश करी है, और उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से जो इजिप्ट में मम्मी वगैरह बनाए जाते थे और उनका वहाँ का कल्चर क्या था। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टोरी एक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में है, और ये बेस्ड है कि ये जिस तरीके से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वहाँ पर मिले थे उसके ऊपर ही एक्सट्रैक्ट को लेकर उन्होंने एक स्टोरी को फॉर्म किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एडुगॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर कोई भी चैप्टर में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम आपके उस डाउट को रिजॉल्व ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, यानी जो बेसिकली वो एक हमको अभी एक प्री कैप दे रहे हैं और बता रहे हैं कि टीनेजर में ही उसकी मृत्यु हो गई। और किसकी? द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। यानी हायर कौन होता है? उत्तराधिकारी। तो कह रहा है पावरफुल डायनेस्टी का जो आखिरी उत्तराधिकारी था जिसने इजिप्ट पर रूल किया, इजिप्ट थ्रोन पर बैठा, और उसका जो डायनेस्टी थी उन्होंने कई सेंचुरीज तक रूल किया था। वो जो लास्ट उत्तराधिकारी था उसकी डेथ हो गई, और वो उस समय सिर्फ एक टीनेजर था। और जब उसकी डेथ हुई तो उसको बहुत सारा गोल्ड वगैरह और बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको मतलब क्या कहते हैं दफनाया गया, और इवेंचुअली फॉरगॉटन, और सभी लोग उसके बारे में भूल गए। लेकिन इस टूम की डिस्कवरी हुई 1922 में। ध्यान रखिएगा, TOMB टूम बोलते हैं, टॉम्ब नहीं बोलते। टूम यानी कब्र। तो 1922 में डिस्कवरी हुई इसके टूम की, एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। और जो मॉडर्न वर्ल्ड है और उसने कुछ स्पेक्यूलेशंस लगाना स्टार्ट किया कि पर्टिकुलरली इस राजा को जो कि अपने टीन्स में ही जिसकी डेथ हो गई उसको हुआ क्या था, यानी व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड हिज डेथ। स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है इंट्यूशंस लगाना, गेसेस लगाना, जिसे हम कहते हैं तुक्का मारना। तो ऐसे ही स्पेक्यूलेशंस उन्होंने किया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इसका डेथ हुआ, या अचानक नेचुरल डेथ हुई, या फिर ऐसी क्या चीज़ हो गई कि ये अपनी टीन एज में ही इसकी डेथ हो जाती है। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, ट्रुथ हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन किया गया और उसमें बहुत सारे हमको क्लूज मिले, आइडियाज़ मिले रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड डेथ, एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड अ प्रिसाइज डेटा। और हमको एक बहुत अच्छे से कहते हैं ना एक क्लियर पिक्चर मिली, जिससे कि हमने क्या करा, इस फेरो का फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया। यानी जो भी उसका मम्मी हमको मिला उसका हमने क्या करा, फॉरेंसिक रूप में उसकी सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। अब ये क्या क्या हुआ ये आप चैप्टर में अभी पढ़ें। फेरो कौन होते हैं? जैसे हमारे एम्परर होते थे, मुगल एम्परर, राजा, नवाब होते थे, निज़ाम होते थे। ऐसे इजिप्शियन कल्चर में जो राजा होते हैं उनको हम फेरो कहते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर देन। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings। तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी जब किंग टूथ को उसकी रेस्टिंग प्लेस से बाहर की तरफ निकाला गया। बाहर क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनको क्या करना था, इनको एक तरीके से उसका साइंटिफिकली टेस्ट करना था, मतलब कि उसके बहुत चीज़ों के बारे में पता लगाना था, डिस्कवर करना था। तो जहाँ पर भी इसको दफनाया गया था, जो सिमेट्री थी बेसिकली कब्रिस्तान, जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स, वहाँ से किंग टूथ के
जो ममी को निकाला गया। बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर क्लाउड्स थे दैट हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। आप जानते हैं इजिप्ट पूरा क्या है, डेजर्ट है, और उसके ऊपर बहुत सारे काले बादल जो थे वो छाए हुए थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, और अब थोड़ा थोड़ा स्टार्स भी देखने को मिल रहा था। एंड इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो दिन क्या था, 5 जनवरी 2005 शाम के 6 बजे, जब यहाँ से वैली ऑफ किंग्स नाम की सिमेट्री से किंग टुट के ममी को निकाला गया उसका सिटी स्कैन करने के लिए। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, सबसे फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी का हेड जो है सिटी स्कैनर में सबसे पहले हेड को सिटी स्कैन करने के लिए निकाला गया, मतलब कि पूरी बॉडी में से हेड को रखा गया। एंड टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, क्या करने के लिए, मेडिकल मिस्ट्रीज, यानी किस बेसिस पर डेथ हो गई, नेचुरल डेथ थी, मर्डर था, कोई बीमारी थी, क्या चीज़ थी, उसको फाइंड आउट करने के लिए, ये समझने के लिए कि इतनी यंग एज में इस फेरो की डेथ कैसे हो गई और ये कब हुई थी उसकी डेथ, आज से यानी कि 2005 से पहले 3300 ईयर्स अगो, यानी 2005 से अगर हम काउंट करें तो 3300 साल पहले इस राजा की यंग एज में डेथ हो गई। और अब ये लोग इसका सिटी स्कैन कर रहे हैं टू फाइंड आउट द मेडिकल मिस्ट्रीज। सो ऑल द आफ्टरनून क्या हुआ, दोपहर के टाइम में अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पिरामिड ऑफ गीज़ा। इजिप्ट में आपका क्या है, पिरामिड ऑफ गीज़ा, तो वहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि टूरिस्ट आ रहे, तो उस टाइम पर तो ये लोग अपना काम ये वाला नहीं कर सकते थे, इसलिए शाम के टाइम को चुना गया सिटी स्कैन करने के लिए। तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पे बुरियल चैम्बर के वॉल्स में देखते हैं, वहाँ पर मुराल्स होते हैं। मुराल्स क्या होती हैं, वॉल पेंटिंग्स होती हैं। तो जो बुरियल चैम्बर होता है उसमें मुराल्स को देखते हैं, मतलब एक तरीके से अट्रैक्टिव चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे यहाँ भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर भी क्या है, वॉल पेंटिंग्स हैं कि वहाँ पर प्रूफ है कि वहाँ पर अर्ली मैन रहा करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बुरियल चैम्बर जो है वहाँ पर मुराल्स को देखा जाता है, टूथ का ग्लाइडेड फेस एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ दिस वैली ऑफ किंग इज ममी शेप आउटर कॉफिन लिड। ममी के शेप का जो कॉफिन है, यानी ऊपर जो केस होता है, जैसे मैंने थंबनेल में एक लगा रखा है बिल्कुल वैसा ही, तो ममी के शेप का जो कॉफिन लिड है वो सबसे अट्रैक्टिव फीचर है यहाँ पर। तो कुछ विजिटर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके विस्पर कर रहे हैं, गाइड बुक्स में से पढ़ रहे हैं, और बाकी के लोग साइलेंटली उसको सुन रहे हैं और इधर उधर चीज़ें मतलब आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना अनटाइमली डेथ हो गया, काफ़ी यंग एज में उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी ताजमहल है और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे हेरिटेजल चीज़ें बहुत सारी हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको गाइड वगैरह जो होते हैं वो समझाते हैं कि ये चीज़ कैसी है, इस पर क्या चीज़ लिखी है, इस पर कौन से इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि जो गाइड हैं वो धीरे धीरे करके इन टूरिस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। और वो एक और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उस फेरो के कर्स के बारे में। कर्स मतलब शाप। तो शाप के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी इंसान यहाँ पर डिस्टर्ब करता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ भी बुरी घटना घटती है, तो डेथ या मिसफॉर्च्यून उसके ऊपर आता है। जो भी इनके मतलब इन बुरियल चैम्बर में इनके ममी को बेसिकली किंग टूथ के जो कॉफिन को डिस्टर्ब करता है उसके साथ कुछ इस तरीके की मिसफॉर्च्यून चीज़ें होती हैं। ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। सो जाही हवास जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, जाही हवास, और वो बताते हैं कि जो कार्टर हैं बेसिकली हावर्ड कार्टर, उन्होंने लेट 1920s में
मम्मी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में छोड़ दिया, यानी उन्होंने भी डिस्कवर किया था और उन्होंने भी क्या करा था, डिस्कवर करके ये मिस्ट्रीज जानने की कोशिश करी थी। हावर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था किंग टूथ के टूम को आफ्टर द ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। तो उन्होंने भी क्या करा था, 1922 में इस किंग टूथ के मम्मी को डिस्कवर किया था, टूम को डिस्कवर करके काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ यानी कि बेकार, मतलब उनको बहुत साल उनके वेस्ट हो गए थे और एट द एंड 1922 में वो किंग टूथ के टूम को डिस्कवर कर पाए थे। They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. और वहाँ पर उन्होंने देखा कि रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि वो राजा थे जब वो जिंदा थे, उनकी फैमिली ने, उनकी डायनेस्टी, पूरा पूरा वंश चला उनका, एंड ओवर सेंचुरीज, तो दे हैव देयर ओन ट्रेजर्स, उनके पास खजाना था, उनके पास रिचनेस थी चीज़ों की। एंड जितना भी मम्मी के अंदर सारी चीज़ें मिली, बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारी चीज़ों से उसको सजा रखा था, मतलब बहुत भव्य और बहुत सुंदर था। और डिस्कवर करने पर वो लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए, वो लोग भी हैरान हो गए थे। तो इस वजह से भी वो चीज़ें अट्रैक्टिव लगती थी। सिर्फ मम्मी नहीं, जो बहुत ज़्यादा गोल्ड और बहुत सारी प्रेशियस चीज़ें उनको वहाँ पर मिलती थी, वो भी उनको अट्रैक्ट करती थी। किंग टूथ वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। किंग टूथ को जब दफनाया गया, यानी जब वो उस मम्मी वाले कॉफिन में मम्मी बनाकर उनको दफना देते थे मृत्यु के बाद, तो वो क्या करते थे, वो एक तो रॉयल चीज़ें तो उनके साथ देते ही देते थे क्योंकि वो राजा था। और इजिप्शियन कल्चर में एक और चीज़ को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है पुनर्जन्म। यानी उनका ये मानना रहता है कि इनका पुनर्जन्म होगा कभी ना कभी और इनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो किंग टूथ को जब बरी किया गया, दफनाया गया, तो उन्होंने लग्जरियस आइटम्स के साथ साथ एवरीडे जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी रखी थी उस कॉफिन के अंदर। क्या क्या चीज़ें थी वो? बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, cases of food and wine. So along with the luxurious items, they have also kept the everyday things with the King Tut's body. अब बहुत महीने की रिकॉर्डिंग के बाद, फेरो की फ्यूनररी ट्रेजर्स को देखने के बाद, अब हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेट करने लगे 3 नेस्टेड कॉफिन्स। यानी कि हुआ क्या कि जो किंग टूथ की बॉडी थी उसको 3 केसेस में बंद किया गया था। मतलब जैसे आप समझ लीजिए 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स, फिर ऊपर दूसरा, फिर ऊपर तीसरा। तो इस तरीके से 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे। और अब हावर्ड कार्टर ने ट्रेजर्स देखने के बाद उसका मन हुआ कि वो मम्मी को निकाल के उसका सिटी स्कैन करेगा। तो अब उसने देखा कि यहाँ तो 3 कॉफिन्स हैं। तो सबसे पहला कॉफिन खोलने के बाद उसने एक श्राउड देखा, और वो श्राउड जो था, श्राउड एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम पूरा उसको वाइट कपड़े से लपेट देते हैं बॉडी को, तो इसी तरीके से उन्होंने श्राउड देखा। उस श्राउड में उसको सजा रखा था माला के साथ। माला कौन कौन से फूलों की थी? विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March और April। देखिए ध्यान रखिए, हावर्ड कार्टर ने बताया कि जो गार्लैंड्स थे, जो मालाएं थी, वो उन फूलों की माला थी जो मार्च और अप्रैल में ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मम्मी को दफनाया गया, यानी किंग टूथ की डेथ हुई होगी मार्च और अप्रैल के महीने में, और तभी उनको दफनाया गया होगा।
क्योंकि ये सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो उसी सीजन में मिलते हैं। When he finally reached the mummy, तो अब ये पूरे 3 नेस्टेड कॉफिन्स के बाद जब उसे वो मम्मी जो मिला, he ran into trouble, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। कौन? हावर्ड कार्टर। The ritual resins had hardened, cementing to the bottom of a solid gold coffin. अब जैसे हमारे सीमेंट होता है, सीमेंट से हम किसी चीज़ को चिपका देते हैं तो वो अच्छे से बिल्कुल मतलब कि तैयार हो जाता है। जैसे हमने कोई घर बनाते हैं तो सीमेंट से पूरा मजबूती आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने क्या करा था, उस मम्मी को बहुत सारे जो रेजिन्स यहाँ पर हो गए मसाले, कुछ ऐसे मसाले, कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करा था कि वो जो किंग टूथ की जो बॉडी थी वो उस गोल्ड कॉफिन से बिल्कुल चिपकी हुई थी, सीमेंटेड थी। अब बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि वो हाथ से उठा के निकल गई, बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब हावर्ड कार्टर ने कहा ये आराम से तो निकल नहीं रहा, ये तो बहुत ज़्यादा सीमेंटेड हो चुका है, टाइट हो चुके हैं वो सारे के सारे केमिकल्स, 3300 ईयर्स हो गए हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो सब चिपका हुआ है उस गोल्ड कॉफिन से, यानी जो बॉडी है वो सीमेंटेड है। तो अब उन्होंने सोचा कि हम इसको बाहर धूप में रख देते हैं, क्योंकि इजिप्ट में आप जानते हैं पूरा डेजर्टेड एरिया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है। तो उनको लगा शायद हीट से वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और लूज़ होने के बाद वो उसको बॉडी को थोड़ा आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत घंटों के लिए उन्होंने क्या करा, उसको सनशाइन में रख दिया और वहाँ पर टेम्परेचर उस समय क्या था, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। नथिंग बस्ट, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. बाल भी बांका नहीं हुआ उससे, यानी कि उस धूप से वो जो सीमेंट था उसको कुछ भी नहीं हुआ। और एट द एंड हावर्ड कार्टर को क्या करना पड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना हथौड़ी और छेनी से उसको थोड़ा थोड़ा करके वो सीमेंट को निकालना पड़ा पैरों के आसपास, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है यानी जिसको हम कहते हैं नीचे वाला पोर्शन जो होता है कमर की नीचे वाली साइड से, उसको धीरे धीरे करके हथौड़े छेनी की मदद से निकालना पड़ा, जिससे कि वो किंग के रिमेन्स को सीटी स्कैन कर सके। तो धूप से उस चीज़ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, तो वो बताते हैं क्योंकि जाही हवास ने हावर्ड कार्टर पे ब्लेम करा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो किंग टूथ की बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब कर दिया उसको, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने पहले कोशिश करी कि धूप में रख दूँ, लेकिन जब कुछ हुआ नहीं तो मुझे हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल करना पड़ा। अब अगर वो उसको फ्री नहीं करते तो ये भी हो सकता है कि वो जो गोल्ड का रिमेन्स थे वो चोरी भी हो सकते थे, इस वजह से भी उनको ये चीज़ें करनी पड़ी। किंग टूथ वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी कि उनके पास बहुत सारा लग्जरियस चीज़ें थी, बहुत सारी गोल्ड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी उनको दफनाते टाइम। तो बहुत सारे प्रेशियस कॉलर्स थे, नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, और ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और पूरा पूरा सोना था, सोने की चीज़ें थी सारी की सारी। अब ये सारे जो गहने थे, ये सारे प्रेशियस चीज़ों को हावर्ड कार्टर ने सेपरेट करा, क्योंकि बॉडी उनको सिर्फ वो बॉडी चाहिए थी, वो पूरी मम्मी जो थी वो चाहिए थी सीटी स्कैन करने के लिए। उसमें ये सारे जो जितने भी गहने पहनते थे ये लोग, उसका कोई काम नहीं था, तो वो सारे सेपरेट कर दिए। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, उन्होंने मम्मी के हेड को रिमूव किया एंड जितने भी मेजर जॉइंट्स थे उसको रिमूव कर लिया। एंड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, और उन्होंने एक वुडन बॉक्स में उसको रीअसेंबल करा। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, वो बताते हैं कि आर्कियोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा, यानी जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, और अब ये लोग ट्रेजर से ज़्यादा
फोकस करते हैं मिस्ट्रीज ऑफ डेथ पर, यानी अब उन्हें इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं कि कितना ट्रेजर मिला, कितना खजाना मिला, कितना क्या मिला। अब ये लोग फोकस करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर किसी डेथ हुई है तो उसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी। इट ऑल्सो यूजेस मोर सॉफ्टिकेटेड टूल्स, और आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं माइन्यूट टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने इस ममी का एक्सरे किया था और उन्होंने क्या रिवील करा था कि वो जो रेजिन थे दैट केक्स हिज चेस्ट, रेजिन क्या थे, वो जो सीमेंटेड मसाले थे, वो जो मसाले थे जिससे उसको चिपकाया गया था बॉडी को उस गोल्ड कॉफिन पर, उससे क्या उन्होंने पाया कि जो ब्रेस्ट बोन थी और जो फ्रंट रिब्स थे वो मिसिंग थे। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, लेकिन आज काफ़ी एडवांसमेंट होने से कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, जो सीटी स्कैनर होता है, सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोपोग्राफी, उससे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन में लगाया जा सकता है जस्ट लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और 3D इमेज बनाई जा सकती है। तो अब आप जान लीजिए कि एक्सरे से भी फार बेटर है सीटी स्कैनर, और उससे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में और पता लगा सकते हैं। किंग टूट डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। और कभी भी कोई मिस्ट्री होती है तो उसकी वजह से माइंड में हर चीज़ बारी बारी छोटी से छोटी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो इस वजह से वो बताते हैं कि सभी लोग किंग टूट की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए, क्योंकि ये वो राजा थे जिनकी असमय मृत्यु हो गई, और वो बहुत यंग एज के थे, और उनकी जो पूरी फैमिली थी, पूरी जो डायनेस्टी थी, उसने ओवर द सेंचुरीज रूल किया था। अब इनकी डेथ कैसे हुई थी इसका पता लगाने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। एमिनोटेप थर्ड, तुत्स फादर और ग्रैंडफादर, एक पावरफुल फेरो थे जिन्होंने 40 सालों तक राज किया था, और उनके राज को गोल्डन एज भी कहा जाता था, 18th सेंचुरी का गोल्डन एज। और उनके जो बेटे थे एमिनोटेप फोर्थ, उन्होंने सक्सीड करा, और इनके टाइम पीरियड को स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। जो न्यू फेरो थे यानी एमिनोटेप फोर्थ, उन्होंने प्रमोट किया कि आप वर्शिप करेंगे आर्टेन की यानी सन डिस्क की, और उन्होंने नाम भी अपना चेंज कर लिया, रख लिया आखेनातेन यानी सर्वेंट ऑफ दी आर्टेन, और अपने रिलीजियस कैपिटल को चेंज कर लिया, यानी थेब्स नाम की पुरानी कैपिटल थी उससे उन्होंने न्यू सिटी में अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया आखेतातेन, नाउ नोन एज अमरना नाम का न्यू कैपिटल उन्होंने चेंज कर लिया। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन अ मेजर गॉड, और इन्होंने क्या करा, आमुन नाम के गॉड पर अटैक किया था, इमेजेस उनकी तोड़ दी थी और टेम्पल्स भी बंद करा दिए थे। सो दैट वॉज द मोस्ट हॉरिफिक टाइम, तो स्ट्रेंजेस्ट पीरियड रहा था जब ये आमिनोटेप फोर्थ ने रूल करना स्टार्ट किया। आफ्टर आखेनातेस डेथ अ मिस्टीरियस रूलर, एक मिस्टीरियस रूलर आए थे स्निनखारे, जो कि बहुत कम समय के लिए थ्रोन पर आए, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद आए थे किंग टूट यानी कि तूतनखातेन, और उन्होंने इजिप्ट की गद्दी को संभाला और उन्होंने अपना नाम रखा किंग टूट द बॉय किंग, और ये काफ़ी यंग एज में राजा बने थे, और उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख लिया था तूतनखामन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उन्होंने कितने सालों तक राज किया, 9 ईयर्स तक रूल किया, और फिर अचानक से इनकी डेथ हो जाती है। अब जो ये मिस्ट्री है
यही पता करने के लिए अभी मम्मी किंग टूथ के मम्मी के रिमेन्स का सीटी स्कैन करा जाता है। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस, टूथ इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। हाउ मैनी, अब कितने मम्मीज हैं गॉड नोज, लेकिन किंग टूथ एक ऐसे मम्मी थे कि जहाँ पर जितने भी आर्कियोलॉजी मतलब सोसाइटीज़ हैं अलग अलग देशों की, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं इसके चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो कि लेट 2003 में स्टार्ट हुआ था, उन्होंने 600 ममीज अभी तक डिस्कवर कर दी है। एंड नेक्स्ट फेज क्या है, ममीज को स्कैन करने का फेज वो लोग स्टार्ट करते हैं। किसकी मदद से? सीटी स्कैन की मदद से, क्योंकि एडवांसमेंट हो चुकी है और अब वो लोग एक्सरे को नहीं मानते, अब वो लोग सीटी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सीटी स्कैनर है ये किसने डोनेट किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने डोनेट किया है। किसको? इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, इन लोगों को। मैन्युफैक्चरर है इसके सीमेंस, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इसके मैन्युफैक्चरर है। और किंग टूथ जो है वो पहली ममी होगी जिसको सीटी स्कैन करा जाएगा। अब सीटी मशीन स्कैन करती है ममी को, यानी हेड से लेकर टो तक, और कम से कम 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाती है क्रॉस सेक्शन में, यानी 3D इमेज बनाती है। और आप जानते हो 3D इमेज से और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो जितने भी छोटे छोटे इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूरी डिटेल इमेज उसकी तैयार करती है। विथ टूथ्स इंटायर बॉडी रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। अब पूरी इंटायर बॉडी को रिकॉर्ड करने के बाद जो रेडियोलॉजी होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, बेसिकली फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, एनाटॉमी होती है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को पूरा स्टडी करते हैं, तो वो सारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं और अपने स्पेकुलेशंस तैयार करते हैं स्टडी करने के बाद। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन, अब क्या था, बॉडी को बाहर निकाल लिया गया था, ट्रेजर्स को वापस सही सलामत रख दिया गया था जिससे कि चोरी नहीं हो जाए। वर्कमैन ने किंग टूथ की बॉडी को टूम से कैरी किया उस वुडन बॉक्स में। लाइक पॉल बेयरर्स, उन्होंने उस रैंप को मतलब उस पर रख कर स्टेयर से उसको कैरी करते हुए लेकर गए जहाँ पर इनका स्कैनर तैयार था। 20 मिनट्स लेटर 2 men आए एंड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और वो वाइट कलर के प्लास्टिक फैंस को लेकर गए। $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। और जो इतना महंगा सीटी स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसके कूलर फैन में रेत फंस गई थी, इस वजह से, बिकॉज ऑफ सैंड इन दी कूलर फैन। और यहाँ पर जो आसपास लोग थे वो क्या कह रहे थे, ये फेरो का शाप है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम किंग टूथ की बॉडी को या फिर यहाँ पर हम कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो या तो उस पर्टिकुलर की डेथ हो जाती है या फिर वो कुछ ना कुछ शाप देता है। ऐसा वहाँ पर बातचीत चल रही थी। अब इवेंचुअली हुआ क्या, जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे उन्होंने धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया एंड आफ्टर चेकिंग डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, डेटा बिल्कुल सुरक्षित था। तो टेक्नीशियंस ने क्या करा, वहाँ पर मतलब फैसला किया कि किंग टूथ का सीटी स्कैन कर लिया गया था, डेटा सुरक्षित था, तो किंग टूथ की बॉडी को वापस से टूम में ही रखा जाएगा। एंड लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन। तो कितना टाइम लिया सीटी स्कैन करने में? 3 घंटे। और फेरो को वापस से उसके बुरियल चैम्बर में रख दिया गया जैसे उसको रखा गया था पहले। बैक इन द ट्रेलर, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ किंग टूथ ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। और कंप्यूटर स्क्रीन पर सीटी स्कैन की जो इमेजेस थी टेक्नीशियन ने देखी। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। उन्होंने 3D इमेज तैयार कर ली। नेक वर्टिब्रे, जो गर्दन का हिस्सा था, जो पूरा सिर का हिस्सा था, और बाकी के जो हाथ, पैर, रिब केज,
पूरा जो स्कल, जितने भी सेक्शंस थे वो सारे के सारे इमेजेस जो थे उसको तैयार कर लिया गया। Zahi Hawass smiled and visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. और वो मतलब उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि उनको लगा था कार्टर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, लेकिन उन्होंने देखा कि सब कुछ सुरक्षित है और वो लोग भी आगे अपनी डिस्कवरी जारी रख सकते हैं। मतलब जितने भी साइंटिफिक चीज़ें वो कर रहे हैं वो आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। ज़ाही हवास कहते हैं आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, आई वॉज सो वरीड। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि ये काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। बट नाउ ही थिंक दैट ही विल गो एंड स्लीप। अब वो बिल्कुल टेंशन फ्री हैं और वो आराम से सो सकते हैं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, मेटल स्टेयर से वो नीचे आते हैं, विंड स्टॉप हो जाती है, विंटर एयर ले कोल्ड। आप जानते हैं रेगिस्तान है, दिन में सबसे गर्म और रात में ठंडा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जस्ट अबव द एंट्रेंस टू तुत्स टॉम स्टूड ओरियन। ओरियन क्या है आप लोग जानते होंगे, ओरियन क्या है, कॉन्स्टेलेशन, ओरियन स्टार जो जिसको हम हंटर भी कहते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में साइंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन है जो कि एंशिएंट इजिप्शियंस जितने भी थे दे न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस। ओरियन को एंशिएंट इजिप्शियन वाले क्या मानते हैं, द सोल ऑफ ऑसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, एंड दैट गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। तो यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी जितनी भी डिटेलिंग उनको करनी थी, सीटी स्कैन उनको करना था, जितनी डिस्कवरीज करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी होती है और वो लोग हंसी खुशी वापस लौट जाते हैं। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है क्लास 11 हॉर्नबिल एनसीईआरटी का डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट अस एंड वील जस्ट रिजॉल्व योर डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।